वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। टेस्ट नंबर 312। फोकस करेंगे इसमें प्राकृतिक संकट, आपदाएं और भारत की कृषि से संबंधित एमसीक्यू पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं पर आपको विचार करना है। भूकंप, अवतलन, सूखा, हिमघाव और बाढ़। अवतलन का मतलब होता है ज़मीन अंदर धंस जाती है ना, भूमि धंस जाती है, मिट्टी धंस जाती है, उसको बोलते हैं अवतलन। अब बताइए उपरोक्त में से कौन से भौमिक प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आते हैं। देखिए प्राकृतिक आपदा तो नेचुरल डिजास्टर तो है ही, लेकिन भौमिक करके इसको इंडिकेट कर दिया है, मतलब थोड़ा अलग कर दिया है इसको। तो अब बताइए इसका उत्तर क्या है। तो भौमिक मतलब जो भूमि से संबंध रखते होंगे। तो भूकंप है, मिट्टी के नीचे से तो उठता है पृथ्वी के अंदर से भूमि में। अवतलन है, मिट्टी नीचे धंस जाएगी, धरती धंस जाएगी। और क्या है, हिमघाव है। हिमघाव मतलब हिम पिघल जाना, मतलब नीचे धंस जाना। तो ये भी है पृथ्वी भौमिक, भूमि से संबंधित है। तो 1, 2 और 4 हो जाएंगे यहाँ पर, तो 1, 2, 4 हो जाएंगे। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए प्राकृतिक आपदाओं को सामान्यतः 4 वर्गों में बांटा जाता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो वायुमंडल में आने वाली आपदाएं, भौमिक आपदाएं भूमि में, जल में आने वाली जैविक। जैविक जैसे इस समय चल रही है ना, जैविक आपदा इंसानों में फैल रही है या जानवरों में जो फैलती है, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा सत्य है। भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है और पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से भूकंप उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकलने वाली जो ऊर्जा है उससे भूकंप उत्पन्न होते हैं। और जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं उद्गम केंद्र, और भूकंप से कुछ दूरी पर एक बिंदु होता है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र, मतलब एपिसेंटर। तो एपिसेंटर पर सबसे ज़्यादा क्षति होती है। भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में नहीं बल्कि 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। तो एक तो हो नहीं सकता, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो देखिए कथन 1 असत्य है। भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा। कौन कौन से? अत्यधिक क्षति वाले जोखिम क्षेत्र, अधिक क्षति वाले जोखिम क्षेत्र, मध्यम क्षति वाले जोखिम क्षेत्र, निम्न क्षति वाले जोखिम क्षेत्र और अति निम्न क्षति वाले जोखिम क्षेत्र। दूसरा सत्य, क्योंकि भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकलने वाली ऊर्जा से पैदा होते हैं और विवर्तनिक गतिविधियों से उत्पन्न भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरने, भूस्खलन, जमीन के अवतलन मतलब नीचे धंसने या बैठने इत्यादि से आने वाला भूकंप अधिक क्षेत्र को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में भूकंपीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए उत्तर पूर्वी प्रांत और बिहार में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र जो है अत्यधिक या अति अधिक जोखिम क्षेत्र वाले स्थल है, मतलब जो सबसे 5वां है ना, टॉप वाला सबसे बड़ा है। और दूसरा स्टेटमेंट है, उत्तराखंड, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, कश्मीर घाटी और कच्छ अधिक क्षति वाले जोखिम क्षेत्र हैं। तीसरा है, दक्कन का पठार भारत में भूकंप से सुरक्षित माने जाने वाले स्थलों में शामिल हैं। तो दक्कन का पठार भारत में भूकंप से सुरक्षित है, ये तो करेक्ट है। और उत्तर पूर्वी प्रांत हो गया, बिहार में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र अति अधिक मतलब अत्यधिक जोखिम वाले सीमा क्षेत्र हैं, मतलब सबसे टॉप वाले, करेक्ट है। उत्तराखंड हो गया, पश्चिम हिमाचल प्रदेश हो गया, कश्मीर घाटी और कच्छ अधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं, ये गलत है। अधिक जोखिम वाले नहीं है, अधिक वाला तो सेकंड लास्ट हो जाएगा ना, ये अत्यधिक वाले जोखिम क्षेत्र हैं। तो ये 5 में टॉप वाले हैं, ये सेकंड टॉप नहीं है, गलत है वाला स्टेटमेंट। अब थंबनेल पर एक प्रश्न पूछा है, उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा इसमें। उसका आंसर कश्मीर घाटी हो जाएगा, कच्छ हो जाएगा, उसमें क्या पूर्वी हिमालय तो वो नहीं होगा, उत्तराखंड हो जाएगा। तो 1, 3, 4 हो जाएगा उसका उत्तर। यहाँ पे 1 और 3 हो जाएगा आंसर। तो देखिए उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, कश्मीर घाटी और कच्छ का क्षेत्र अत्यधिक जोखिम क्षेत्र वाले स्थलों के अंतर्गत आते हैं, न कि अधिक जोखिम क्षेत्र। तीसरा सही है, क्योंकि भारत में भूकंप से सुरक्षित माने जाने वाले स्थलों में दक्कन के पठार का स्थिर भूभाग शामिल है। और पहला वाला करेक्ट है, भारत में कुछ क्षेत्रों में प्रचंड भूकंप अनुभव किए जाते हैं। इनमें उत्तर पूर्वी प्रांत हो गया, बिहार में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के अतिरिक्त उत्तराखंड, पश्चिम हिमाचल प्रदेश, कश्मीर वैली
और कच्छ क्षेत्र आदि जो है अति अधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुनामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। और दूसरा स्टेटमेंट है, सुनामी के समय जल तरंगों की गति गहरे समुद्र में अत्यधिक होती है। बिल्कुल दोनों के दोनों करेक्ट हैं यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है और इस तरह जल की गति उथले समुद्र में ज़्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। इसी कारण महासागरों के अंदरूनी भाग इससे कम प्रभावित होते हैं। उल्लेखनीय है कि तटीय क्षेत्रों में तरंगें ज़्यादा नुकसानकारी होती हैं और जान माल को व्यापक क्षति पहुंचाती हैं। साथ ही गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है, ऊंचाई कम होती है, इसलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर तक ही ऊपर उठा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण जब फसलें मुरझा जाती हैं तो उसे कृषि संबंधी सूखा कहते हैं। और लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा के कारण सामयिक और स्थानिक वितरण के असंतुलन की स्थिति को पारिस्थितिक सूखा कहते हैं। तो मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं, इसको कृषि संबंधी सूखा कहते हैं, ये तो करेक्ट है। लेकिन लंबे समय तक जब अपर्याप्त वर्षा के कारण जो सूखा पड़ता है उसको पारिस्थितिक सूखा नहीं बल्कि मौसम संबंधी सूखा कहते हैं। तो दूसरा वाला तो होगा नहीं, केवल पहला करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, सूखा एक जटिल परिघटना है जिसमें कई प्रकार के मौसम विज्ञान संबंधी तथा अन्य तत्व जैसे वृष्टि, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, भौमजल, मृदा में नमी, जल भंडारण व भरण, कृषि पद्धतियाँ, विशेषतः उगाई जाने वाली फसलें, सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ और परिस्थितियाँ शामिल हैं। सूखे को कई रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे मौसम संबंधी सूखा, कृषि सूखा, जल विज्ञान संबंधी सूखा और पारिस्थितिक सूखा। पहला सत्य है, मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण जब फसलें मुरझा जाती हैं तो इसे कृषि संबंधी सूखा कहते हैं। दूसरा गलत है, क्योंकि लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा के कारण सामयिक और स्थानिक वितरण के असंतुलन की स्थिति जब पैदा होती है तो उसको मौसम संबंधी सूखा कहते हैं, न कि पारिस्थितिक सूखा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिश्रित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए, चारे की फसल मिश्रित कृषि का मुख्य घटक है और मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन के साथ पशुपालन भी किया जाता है। मिश्रित कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। मिश्रित कृषि को ट्रक फार्मिंग या ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। देखिए, ट्रक फार्मिंग मिश्रित कृषि के नाम से नहीं जाना जाता, गलत है ये। शुरू के 3 सही हैं। तो देखिए, कथन डी गलत है। उद्यान कृषि के अंतर्गत जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहां ट्रक फार्मिंग उसको बोलते हैं। मिश्रित कृषि के लिए उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग एवं दक्षिणी महाद्वीप के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग शामिल हैं और इन क्षेत्रों को संसार में अत्यधिक विकसित भाग के रूप में जाना जाता है। चारे की फसल मिश्रित कृषि का मुख्य घटक है। इसके अतिरिक्त इसमें फसलें, उत्पादन एवं पशुपालन को भी बराबर महत्व दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमध्य सागरीय कृषि के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर 3 और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। भूमध्य सागरीय कृषि मतलब मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। तो अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता है, ये तो सभी को पता होगा है। अंजीर एवं जैतून की खेती भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत नहीं की जाती। देखिए, पहला वाला तो करेक्ट हो गया यहाँ पर और तीसरा वाला जो है वो गलत हो गया। भूमध्य सागरीय कृषि को कोल खहोज के नाम से जाना जाता है। देखिए, भूमध्य सागरीय कृषि को कोल खहोज के नाम से नहीं बल्कि सामूहिक कृषि को कोल खहोज के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल दूसरा तो होगा नहीं, जहाँ पर 2 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, केवल 1 इसका सही हो जाएगा। ये 2 प्रश्न कैसे आ गए, इसको ही पढ़ लें क्या। भूमध्य सागरीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता है। भूमध्य सागरीय कृषि को कोल खहोज कृषि के नाम से जाना जाता है। अंजीर एवं जैतून की खेती भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत की जाती है। देखिए, ये तो 2 अलग अलग बात कह रहे हैं प्रश्न। चलिए अब इसको हम आंसर सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता है, करेक्ट है।
और भूमध्य सागरीय कृषि को खोल खगोज के नाम से जाना जाता है। गलत है, क्योंकि सामूहिक कृषि को जाना जाता है। अंजीर एवं जैतून की खेती भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत ही की जाती है। अब इस प्रश्न के उत्तर के हिसाब से अपना उत्तर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए। यदि इस प्रश्न को लगाते हैं तो यहाँ फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है और सेकंड है इनकरेक्ट। इसके हिसाब से आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं, पता तो चले गया ना आंसर क्या है। तो यहाँ आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर डी। अब डी में क्या है, 1 2 3, और यहाँ भी 1 2 3। तो डी तो किसी एंगल से हो नहीं सकता। इसको बोलते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक। ऐसा एग्ज़ाम में हो जाती है तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं, लेकिन हमने तो समझ लिया ना। तो चलिए इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। इसके लिए है क्षमा, है क्षमा। चलिए, कथन एक सत्य है, क्योंकि भूमध्य सागरीय कृषि एक विशिष्ट प्रकार की खेती है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र के साथ दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में की जाती है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ अच्छी किस्म के अंगूरों से शराब एवं निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है। दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखाओज नाम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि सामूहिक कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। तीसरा सही है, क्योंकि सेकंड वाले के हिसाब से तीसरा सही है, क्योंकि भूमध्य सागरीय कृषि के क्षेत्र खट्टे फलों की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अंजीर एवं जैतून की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में ही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कपास की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, उच्च तापमान, हल्की वर्षा, पाला रहित मौसम। उच्च तापमान, हल्की वर्षा, पाला रहित मौसम और चमकीली धूप कपास की खेती के लिए आदर्श वातावरण के रूप में जाने जाते हैं। सेकंड वाला स्टेटमेंट है, भारत में दक्कन के पठार में पारंपरिक कपास की खेती वाली काली मिट्टी पाई जाती है। उसका नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश कपास उत्पादक राज्यों में शामिल हैं। बिल्कुल तीनों के तीनों करेक्ट हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो देखिए, कथन सी 3 सत्य है, कथन 2 भी सत्य है। कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, कथन 3 भी सत्य है। कपास की खेती के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, पाला रहित मौसम और चमकीली धूप जैसी अनुकूल दशाओं की आवश्यकता होती है। दूसरा सही है, क्योंकि भारत में कपास की खेती पारंपरिक रूप से दक्कन के पठार की काली मिट्टी में की जाती है, जिसको काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तीसरा सही है, भारत में कपास उत्पादक क्षेत्रों में गुजरात के मैदान, कठियावाड़, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के पूर्व में पठारी प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और नर्मदा घाटी, दक्षिणी कर्नाटक और पश्चिमी आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ तमिलनाडु भी शामिल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कारकों पर विचार करना है। कोष्ण और आर्द्र जलवायु, जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी, उपरोक्त में से कौन से कारक जूट की खेती के लिए अनुकूल हैं? तो ये दोनों के दोनों कारक, कोष्ण और आर्द्र जलवायु और जल निकासी वाली उपजाऊ मृदा जो है जूट की खेती के लिए जो है अनुकूल दशाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, दोनों कारक जूट की खेती के लिए अनुकूल है। भारत में जूट का उपयोग टाट, बोरे आदि बनाने में किया जाता है। इसके लिए कोष्ण और आर्द्र जलवायु तथा जल निकासी वाली उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। और भारत में जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल, असम घाटी, उत्तरी बिहार और उड़ीसा के महानदी डेल्टाई क्षेत्रों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर अग्रसर होते हैं। निम्नलिखित फसल समूहों में से कौन सा रोपण फसलों का समूह है? चाय, रबड़, कॉफ़ी, धान, गन्ना। चाय, रबड़, कॉफ़ी, कहवा, चना। चाय, रबड़, कॉफ़ी, कहवा, गन्ना। कॉफ़ी, धान, गन्ना, केला, आलू। तो रोपण कृषि में देखिए, धान तो एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ चना नहीं है, और ऊपर चाय, रबड़, कॉफ़ी, धान यहाँ पर भी एलिमिनेट कर दीजिए। तो चाय है, रबड़ है, कॉफ़ी है, कहवा है और गन्ना है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, जहाँ चाय, केला, कहवा, काजू, रबड़, कॉफ़ी अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है
रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि रोपण कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, न कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। इस लाइन को लगा कर बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो ये 10 प्रश्न थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जिनमें शामिल हैं भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं और भारत की कृषि। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। और जितनी भी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही हैं उनके लिए क्षमा है हमारा ही। चलिए जुड़े रहिए, धन्यवाद।